अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर हुमा चिश्ती। लेकिन आज बीइंग ए डॉक्टर आपके साथ ये प्रोग्राम करूंगी आपकी पुरजोर फरमाइश पे। और आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक बात से करती हूँ, एक सेंटेंस से करती हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि चलती का नाम गाड़ी होता है, तो जहाँ पर मूवमेंट रुक जाती है वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। हम बात करेंगे इसी हवाले से कि जहाँ पर कोई चीज़ फ्रीज कर जाती है, मूवमेंट जब जैम हो जाती है, वहाँ पर फ्रीज होने की कंडीशन पैदा होती है। और ये कंडीशन बदलते हुए मौसम में अक्सर औकात देखी जाती है। बहुत सारे लोग इसका सामना करते हैं। कॉमन कंडीशन जो गर्दन के दर्द की, गर्दन के अकड़ाव की होती है, नेक स्टिफनेस को हम देखते हैं और इसके हवाले से बात करेंगे। न सिर्फ ये बात करेंगे बल्कि साथ ही साथ कि नेक स्टिफनेस जो है वो क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, और फ्रोजन शोल्डर के प्रॉब्लम पे भी बात करेंगे। ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, बहुत सारी फीमेल्स इस प्रॉब्लम का शिकार होती हैं और हमारे पास क्लिनिक पे ये केसेस बहुत सारे आते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस थे इस हवाले से, बहुत सारी डिमांड्स थी कि इसके बारे में बात की जाए और आप इंडिविजुअली इसके बारे में प्रोग्राम करें कि ये चीज़ जो है एक प्रॉब्लम है जिसको डिस्कस किया जाना चाहिए। ये कॉमन इशू है। आमतौर पे हम देखते हैं आजकल जो बदलता हुआ मौसम है, आप देखते हैं कि दिन का जो टाइम होता है वो काफ़ी गर्म होता है, गर्मी भी लगती है, और जैसे जैसे दोपहर का टाइम होता है, आफ्टरनून में मौसम बदलता जाता है और रातें शामें ठंडी हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ जो कंडीशन बॉडी के टेम्परेचर की होती है वो रेगुलेशन डिस्टर्ब होती है। और उसकी वजह से होता क्या है कि अगर आपने बेएहतियाती की है, जैसा कि होता है समटाइम ऐसा होता है, शावर लेते हैं और उसके बाद आते ही फ़ैन के नीचे बैठ जाते हैं या एसी के सामने बैठ जाते हैं या फिर रूम कूलर के सामने बैठ जाते हैं, तो क्या होता है कि आपके जितने भी मसल्स हैं उन पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, वो स्टिफ कर जाते हैं, उनमें दर्द होने लगती है। आज इसी हवाले से नाजरीन हम बात करेंगे। नेक स्टिफनेस के हवाले से बात हो रही है कि गर्दन का अकड़ाव, जहाँ पर नेक स्टिफनेस होगी वहाँ नेक में पेन भी होगी। गर्दन का दर्द के हवाले से बात हो रही है और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि मौसम के बदलते हुए आसार होते हैं और उसमें होता क्या है, बहुत सारे पेशेंट आके ये कंप्लेन करते हैं कि जब हम रात को सोए थे तो ठीक थे, लेकिन जब सुबह उठे तो गर्दन बिल्कुल मूव ही नहीं कर रही। ये कंडीशन होती है जो एक्यूट कंडीशन है, यानी आम तौर पे ये कंडीशन देखी जाती है, अचानक से किसी काम का हो जाना, अचानक से ये प्रॉब्लम हो जाना। हमारी होम्योपैथिक में बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है ऐसे प्रॉब्लम में कि जहाँ पर अचानक कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है एकोनाइट। ऐसा कोई मसला हो कि आप सोए तो ठीक थे लेकिन उठे हैं तो अचानक वो प्रॉब्लम है, तो उसमें हम जब एकोनाइट देते हैं, एक डोज हाइपोटेंसी में दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि पेशेंट बिल्कुल क्योर कर जाता है। ये तो बात हो रही है एक एक्यूट कंडीशन की कि अगर ऐसा होता है कि गर्दन में दर्द हुई रात को, यानी कि जैसा कि कंडीशन मैंने आपको बताई कि ऐसा हुआ कि शावर लिया या ये कि हवा के एक तरफ। यहाँ ये एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि पोस्चर भी बहुत ज़्यादा इसमें जो है मैटर करता है। होता क्या है कि हम एक ही पोस्चर में काम कर रहे हैं, अगर जैसा कि कंप्यूटर वर्क की बात की जाए अगर, या लैपटॉप्स पे जैसे आजकल ऑफिस वर्क किया जाता है, और घर में भी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो असाइनमेंट्स बनाते हैं और लॉन्ग टाइम जो है वो उस पर बैठे रहते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, तो क्या होता है एक्चुअली अलाइंड शोल्डर्स नहीं रखे जाते, अपने कंधे जो हैं वो लीन कर लेते हैं, झुका लेते हैं, और उससे क्या होता है कि तमाम के तमाम जो शोल्डर मसल्स हैं, जो हमारे नेक के मसल्स हैं, वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनमें टेंशन आ जाती है। तो जहाँ ये टेंशन आती है वहीं पर पेन क्रिएट हो जाती है, और पेन वो सिग्नल होता है जो हमें इंडिकेशन देता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब वो समथिंग रॉन्ग जो है वो बाजू का तो ऐसा होता है कि एक सिंपल सी प्रॉब्लम होती है, जैसा कि पोस्चर का गलत हो जाना या टेम्परेचर की रेगुलेशन का ख़राब हो जाना या कोई भी ऐसी बेएहतियाती। लेकिन इसके अलावा इसकी अंडरलाइंग कॉजेज़ भी हो सकती हैं, जैसा कि
अगर नेक स्टिफनेस की बात की जाए तो मेनिंजाइटिस एक प्रॉब्लम है, जो कि दिमाग की झिल्लियाँ सोजिश हो जाती है, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से भी गर्दन के जो मसल्स हैं वो पुल कर जाते हैं, उनमें स्ट्रेन आ जाता है और खिंचाव हो जाता है, और इस खिंचाव की वजह से फिर दर्द होने लगती है। हम इसे सर्वाइकैल्जिया भी बोलते हैं। और यहाँ एक मेडिकल टर्म आपको बताती चलूँ, क्योंकि नाज़रीन हमारा ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स भी देखते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स भी देखते हैं, और ये चैनल ही एजुकेशन की प्रमोशन के लिए है। तो यहाँ बात हो रही है नेक स्टिफनेस के हवाले से। बात करूंगी कि न्यूकल रिजिडिटी, ये एक टर्म है। न्यूकल रिजिडिटी जो है वो गर्दन में ही होती है, और गर्दन के जो मसल्स हैं, जैसा कि बताया कि स्टिफनेस आ जाती है, उनमें टेंशन हो जाती है, और उसकी वजह से, अकड़ाव की वजह से दर्द होने लगती है। देखिए नाज़रीन, जहाँ पर होगा कि ये स्टिफनेस आएगी, अकड़ाव आएगा, वहाँ पर मूवमेंट करने में प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, वो चाहे गर्दन हो चाहे शोल्डर हो। हम स्टिफनेस के भी बात करेंगे और फ्रोजन शोल्डर के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी बात हो रही है नेक स्टिफनेस के हवाले से। तो यहाँ आगे चलने से पहले आपको बताती चलूं कि गर्दन हमारा बहुत ही मेजर पार्ट है, कि देखें कि इसने तमाम जो बोझ है, सहारा होता है, हमारे सर का बोझ होता है सारा, और जितना भी टेंशन्स क्रिएट होती हैं, जितना स्ट्रेस की कंडीशंस डेवलप करती हैं, क्योंकि स्ट्रेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस सिलसिले में। जहाँ लॉन्ग टाइम स्ट्रेस रहता है वहाँ क्या होता है कि मसल्स में टेंशन आ जाती है, और जब मसल्स में टेंशन आएगी तो उसकी वजह से रिजिडिटी होगी, स्टिफनेस आएगी और पेन होगी। तो ये तो है कुछ उसकी पैथोफिजियोलॉजी जो मैंने आपको बताई नेक स्टिफनेस के हवाले से। यहाँ थोड़ी सी एनाटॉमी भी आपको बताती चलूँ कि गर्दन के हवाले से आपको बताती चलूँ कि इसमें सर्वाइकल जो वर्टिब्रा हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी जो गर्दन के मोहरे हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है बिकॉज इसमें आर्टरीज भी शामिल हैं, कुछ मेन आर्टरीज हैं, और कुछ जो हैं नर्व्स हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि नर्व, बल्कि ये कि पूरा जो है क्रेनियल प्लेक्सस होता है, और ये पूरा एक नेटवर्क होता है जो कि नर्व्स का है, और उसकी वजह से क्या होता है कि तमाम की तमाम नर्व्स जो हैं वो सप्लाई दे रही होती हैं, और वो सप्लाई जहाँ डिस्टर्ब होती है या डैमेज होती है या वहाँ पर इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्टिफनेस आ जाती है, स्टिफनेस आती है, पेन की सेंसेशंस आती हैं। जैसा कि आपको बताऊं कि सर्वाइकल रीजन के हवाले से बात हो रही है, तो वहाँ पर जो सर्वाइकल 1, 2 और 3, ये हमारी गर्दन को कंट्रोल करने वाले वर्टिब्रास हैं। जब इनमें स्वेलिंग आएगी तो क्या होगा कि गर्दन की मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी। आप गर्दन को, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं नाजरीन कि हम आगे को देख सकते हैं, फॉरवर्ड देख सकते हैं, यानी पीछे की मूवमेंट कर सकते हैं, और साइड वेव्स में जो है हमारी मूवमेंट होती है गर्दन की, वो इसी वर्टिब्रास की वजह से होती है। ये अल्लाह ताला का बहुत ही खूबसूरत निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने हमें ये वर्टिब्रास जो हैं वो दिए हैं, और ये मूवमेंट के सिलसिले में हेल्पफुल होते हैं, और इतना कम्प्लेक्स किस्म का सिस्टम होता है कि बारीक बारीक आर्टरीज और जो नर्व्स हैं उनका एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है जो सप्लाई दे रहा होता है हर तरफ, और जहाँ पर वो सप्लाई डिस्टर्ब होती है वहाँ इन्फ्लामेशन आ जाती है। बात हो रही है नेक स्टिफनेस की, और इस हवाले से आपको बताऊं कि बीइंग ए डॉक्टर मैंने इस तरह के बहुत सारे केसेस जो हैं वो डील किए जहाँ पर नेक स्टिफनेस थी, और पेशेंट जो है गर्दन बिल्कुल ही मोड़ ही नहीं सकते थे, मूव ही नहीं कर सकते। यानी अगर राइट साइड, कुछ पेशेंट होते हैं जो राइट साइड को नहीं मूव कर पा रहे, कुछ होते हैं जो लेफ्ट साइड पे नहीं मूव कर पाते, और जब ये कंडीशन बढ़ जाती है, डेफिनेट सी बात है कि जब हम किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं लेते तो वो चीज़ क्रॉनिक हो जाती है, और उसका इलाज करना फिर थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो कोशिश ही किया करें जहां आपको कोई प्रॉब्लम आए वहां पर फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रुजू करें, और उसके ऊपर फोकस करें कि ये वजह क्यों बनी है। अब देखिए, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बात की कि गर्दन में जो है वो अकड़ाव आ जाता है, उसमें प्रॉब्लम होती है, हम सोए हुए उठे हैं, अचानक से होता है गर्दन मूव ही नहीं कर रही। ऐसा 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, एक नेचुरल अगर फिनोमिना है कि टेम्परेचर रेगुलेशन की वजह से हुआ है, या आपके बैड पोस्चर की वजह से हुआ है कि आप एक तरफ सोए रहे हैं और हवा पड़ती रही है और उसकी वजह से हुआ है,
फिर तो ये 1, 2 या 3 दिन में कवर हो जाती है कंडीशन। लेकिन होता क्या है कि अगर आप इसको देखते हैं कि ये परसिस्टेंट है, पेन जा ही नहीं रही किसी तरह, और ना वो कम हो रही है बल्कि बढ़ती ही चली जा रही है, इस चीज़ को अगर आप देखते हैं, और उसके साथ ही साथ ये होता है कि कंडीशन ये होती है कि बढ़ती जा रही है पेन, आपका मूव करना जो है वो डिस्टर्ब होता जा रहा है आपकी, यानी मूवमेंट में किस तरह कि आप उठे हैं सुबह, पहले महसूस हो रहा है कि दर्द हो रही है, राइट साइड पे हो ही नहीं रही है आपकी गर्दन, फिर लेफ्ट साइड पे अगर देखते हैं तो थोड़ा हो रही है लेकिन प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है आपकी दर्द में इजाफा होता जाता है, और ये फिर 1 दिन भी गुजरता है, 2 दिन भी गुजरते हैं, 3 दिन भी, यानी कि कुछ दिन गुजर जाते हैं, हफ्ता लग जाता है अगर तो नहीं हो रही, तो दैट्स मीन कि ये प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ आम गर्दन का दर्द नहीं है, सिर्फ स्टिफ नेक ऑफ नेक नहीं है, बल्कि इसमें प्रॉब्लम अंडरलाइंग है, यानी कहीं ना कहीं कोई और मसला मौजूद है। नाज़रीन, मसला और क्या हो सकता है, ये इस हवाले से जो है वो आपसे बात करूंगी कि होता क्या है। अब आर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं, जिनको जॉइंट्स के पेन होते हैं, देखिए हमारे जॉइंट्स हर जगह पे मौजूद हैं, वर्टिब्रा भी उसी की टाइप्स में आ जाते हैं। तो क्या होता है कि जहाँ पर उनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है, इन्फ्लेमेशन आती है, वहाँ पर पेन की कंडीशन हो जाती है। अब गर्दन में अगर जो है वो जॉइंट्स डिस्टर्ब हैं, आपके पूरे बॉडी में जिस किसी को आर्थराइटिस का अगर प्रॉब्लम है ना, तो उसके फुल जॉइंट्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। वो फिंगर जॉइंट्स भी पेन करेंगे, उसके एल्बो जॉइंट्स भी करेंगे, यानी उसकी कोहनी भी दर्द करेगी, हाथों में भी दर्द होगा, पाँव के जो जॉइंट्स हैं उनमें भी पेन होगा, चलते हुए भी मूवमेंट में मसला आएगा। एक इंडिकेशन आपको बताती चलूँ कि गर्दन के दर्द के हवाले से, कि अगर चलते हुए भी आपको प्रॉब्लम फील हो रही है, क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन था कि इस हवाले से डिस्कस किया जाए कि कहाँ ख़तरनाक हो जाता है गर्दन का दर्द, तो इस हवाले से आपको बताना चाहूँगी कि जहाँ पर होता है कि कंडीशन इस किस्म की हो जाती है कि आप चल रहे हैं और चलते हुए में भी गर्दन में दर्द आ रही है, इसके अलावा वो लगातार दर्द हो रही है और इस तरह की स्टेबिंग किस्म की पेन हो रही है, शूटिंग किस्म की पेन हो रही है कि वो किसी तौर पे आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही और वो बढ़ती ही चली जा रही है। उसके साथ ही साथ तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि मोबिलिटी डिस्टर्ब हो गई है, यानी कि आपका मूव करने का जो अंदाज है वो डिस्टर्ब हुआ है। मुख्तलिफ एंगल्स से अगर आप मूव करके देखते हैं अपनी गर्दन को तो आपको प्रॉब्लम फील हो रही है, तो दैट इज़ द पॉइंट कि आपको फोकस करना चाहिए कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी कौम है ना, उसमें क्या है कि जल्दी किसी चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं करते हैं जब तक कि वो अपने तौर पे इसका ट्रीटमेंट नहीं कर लेते। अब बहुत सारे लोग जब इस तरह की प्रॉब्लम का शिकार होते हैं तो वो करते क्या हैं कि वो अपने तौर पे उसमें मसाज करते हैं, कोई ना कोई जो है ऑइंटमेंट लेते हैं, पेन किलर, उसका मसाज कर लिया जाता है। इसके अलावा पेन किलर ले ली जाती है बगैर सोचे समझे कि ये पेन किलर मेरे लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो क्या होता है कि इस तरह से वो पेन किलर, अगर पर्सन जो है वो स्टमक के इश्यूज लिए हुए है तो वो पेन किलर जो है उसके स्टमक को भी परेशान करेगी, क्योंकि बेजा जो मेडिसिन का इस्तेमाल है वो भी ठीक नहीं होता। तो पेन किलर ले ली जाती है, उसके बावजूद भी अगर आराम नहीं आ रहा तो नाज़रीन डेफिनेटली आपको चाहिए कि अपने करीबी डॉक्टर से रजू करें और डेफिनेटली जो है इसको फोकस करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके लिए बन सकता है। अभी ऐसा है कि अब बात की हमने स्टिफनेस ऑफ नेक की, जहाँ वजूहात की बात है उसमें मेनिंजाइटिस आ जाता है। मेनिंजाइटिस वो चीज़ है जिसमें दिमाग की झिल्लियाँ सूज जाती हैं। इसके अलावा कोई इंजरी हो सकती है जो गर्दन में दर्द का बायस बन सकती है। इसके अलावा स्पाइनल इश्यूज हैं, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी अगर कहीं से मुतासिर है, किसी वर्टिब्रा में कोई प्रॉब्लम है तो वो गर्दन में जा सकता है। लेकिन स्पेशली अगर सर्वाइकल रीजन डिस्टर्ब होता है तो गर्दन की तकलीफ आती है। गर्दन की ये दर्द बाजुओं में भी चली जाती है, शोल्डर्स में भी आ जाती है। जब ये रेडिएट करती है, फैल जाती है और ज़्यादा हो जाती है तो ऐसा होता है। नाज़रीन, ये इतनी सिवियर कंडीशन हो जाती है समटाइम कि पेशेंट का गर्दन हिलनी ही बंद हो जाती है, वो बिल्कुल भी एक तरफ देख ही नहीं पाता। इस तरह की कंडीशन हो जाती है और उसमें फिर ना सिर्फ मेडिसिन की ज़रूरत होती है, यहाँ पर एडिंग थेरेपीज़ बहुत अच्छा काम करती हैं। तो आप फोकस करें उस टाइम कि फिजियोथेरेपी भी करवाएं, मसाज थेरेपी को भी फोकस रखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। और फिजियोथेरेपी के हवाले से यहाँ चूँकि आप
कि स्पेशल जो है वो रिक्वेस्ट पे ये प्रोग्राम किया जा रहा है, सो दैट ये मैं आपको बताती चलूँ एक टिप कि अगर किसी को स्टिफनेस ऑफ द नेक है तो वो क्या करे। अभी उसमें एक एक्सरसाइज है जो आपको एज ए टिप देती हूँ और वो आप करें तो अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो उसमें भी वो एक्सरसाइज हो जाती है और नमाज बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज भी है। अभी ये कि इस तरह की चीज़ है कि आपने क्या करना है, आगे की तरफ मूव करना है, सर को नीचे को झुका लेना बिल्कुल इस तरह से, इसी तरह से पीछे की तरह गर्दन को मूव करना है, राइट वेज करना है, लेफ्ट वेज करना है। ये वो एक्सरसाइज है, बिल्कुल सिंपल सी देखने में एक्सरसाइज है, लेकिन तमाम वो मसल्स जो रिजिडिटी का शिकार होते हैं, जहाँ पर अकड़ाव आ रहा होता है, वो रिलीफ कर जाते हैं इससे। ये वो चीज़ है फिजियोथेरेपी जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है और ये लाइट सी फिजियोथेरेपी है जिससे आप स्टार्ट लेंगे। बाकी अकॉर्डिंग टू जो है वो डॉक्टर आपने करना है कंसल्टेशन, खुद से कुछ भी नहीं करना होता। और जहाँ ये काम करेंगे वहाँ पर आपको डाइट के हवाले से थोड़ा सा मैं गाइड करती चलूँ कि जिंजर के हवाले से आपने सुना होगा, अदरक जो होता है, अदरक और हल्दी, ये वो चीज़ें हैं जो इन्फ्लेमेशन को दूर करती हैं। हम डेफिनेटली अपनी होम्योपैथी के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन चूँकि हमसे ये बात पूछी जाती है कि घरेलू हवाले से बात करें कि घरेलू किस तरह से हम डील कर सकते हैं और घर में कैसे ट्रीट कर सकते हैं अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है। वहाँ पर ये करें कि कहवा बना लीजिए, यानी आप 2 कप पानी लीजिए और उसमें 1 से 2 इंच जो है वो अदरक के टुकड़े काट के डाल लीजिए और उसको बॉयल कीजिए और जब वो 1 कप रह जाए तो उसको पी लीजिए। ये आप कुछ देर करेंगे, 1 हफ्ता अगर इस्तेमाल करते हैं इस तरह से दिन में 1 दफ़ा, तो दर्द की कंडीशन काफ़ी बेटर हो जाती है। बाकी होम्योपैथी के हवाले से अगर बात की जाए तो स्टिफनेस के ऊपर बात करूं तो रस्टॉक्स हमारी बेहतरीन मेडिसिन है। जब हम वो इस्तेमाल करवाते हैं तो ना सिर्फ इन्फ्लेमेशन कम होती है बल्कि अकड़ाव की कंडीशन भी कम होती है, पेशेंट की रिलीफ होने लगता है, उसका पेन जो है वो दूर होने लगता है और वो बिल्कुल इजी फील करने लगता है। बहुत सारे केसेस जो हैं वो रस्टॉक से ही क्लियर हो जाते हैं। उसके साथ ही साथ ब्राइनिया हमारी मेडिसिन है जो मसल्स के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है और मसल्स की जो टेंडरनेस होती है उनको दूर करती है, जो दुखन की कैफियत होती है उनको दूर करती है। उसके साथ ही साथ एक और हमारी मेडिसिन है लेक्नेंथस। लेक्नेंथस जो मेडिसिन है वो स्टिफनेस के सिलसिले में टॉप ऑफ द लिस्ट है कि जहाँ पर भी फ्रीजिंग कंडीशन आ जाती है वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल अगर करें तो क्या है कि पेशेंट बिल्कुल एक्यूरेट फील करने लगता है, इजी फील करने लगता है। यहाँ हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट सिटीज़ से हमसे किए गए हैं और इस हवाले से बात की गई है कि गर्दन के अकड़ाव के हवाले से बात की गई है कि इसके हवाले से बताएं कि कुछ अलामात, कुछ इस किस्म की अलामात बताइए कि जो देखते ही पता चल जाए कि हाँ ये आम दर्द नहीं है बल्कि स्टिफनेस ऑफ द नेक है और हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो याद रखिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, एक तो ये कि गर्दन में अकड़ाव महसूस होगा, आपकी मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी, बिल्कुल आप गर्दन को मूव नहीं कर सकेंगे। जैसा ये कि आप नमाज पढ़ते हैं तो उस दौरान में सलाम जब फेरते हैं आपके लिए वो सलाम फेरना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ऐसे पेशेंट्स को कि जब रिजिडिटी बहुत बड़ी होती है और गर्दन की इस किस्म की यानी कि अकड़ाव की कैफियत हुई होती है, जो सीवियर कंडीशन हुई होती है, उसमें हम रेकमेंड करते हैं कि जब तक ईजीली मूव नहीं हो रही, यानी कि हम एडिंग थेरेपी देते रहते हैं लेकिन जब तक नहीं इजीली मूव हो सक रहा तो उसमें ये होता है कि नमाज भी इशारे से पढ़ी जाए। अभी इस तरह की जब मूवमेंट होने लगती है वो कैसे होती है कि आप जब तक उसकी टेंशन रिलीफ नहीं करेगी मसल्स की, यानी कि स्ट्रेस की कंडीशन को अवॉइड करें। अगर हाइपरटेंसिव कोई पेशेंट है तो स्ट्रेस की कंडीशन को कम करें, अपना जो है रेगुलर मुआयना करवाएं और मेडिकेशन का अपनी ख्याल रखें, अपना बीपी मेंटेन रखें। लेकिन अगर ऐसा होता है कि टेंशन की कंडीशन बरकरार है तो याद रखिए कि मसल की टेंशन कभी भी जो है वो रिलीफ नहीं करेगी। उसकी टेंशन जहाँ रिलीफ करेगी वहाँ पर अकड़ाव की कैफियत कम होगी और पेशेंट के लिए जो है वो सूदनेस आएगा, वो लूज़ करेगा जब, तो मूवमेंट में आसानी होगी और फिर इस तरह से वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकेगा। वरना क्या होता है कि ये कंडीशन आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे तो उसमें तमाम चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं, आपकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और इस तरह से आपके लिए अपने रेगुलर काम करने भी जो है परफॉर्म करने मुश्किल हो जाते हैं।
जहाँ फीमेल्स के हवाले से बात की जाए तो 70% जो फीमेल्स हैं वो इस चीज़ का शिकार होती हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। ना सिर्फ ये, बल्कि जैसा कि मैंने बताया कि फ्रोज़न शोल्डर भी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे साथ ही साथ। और उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारी हमारे पास ना फीमेल्स आती हैं और वो बताती हैं कि फ्रीज कर जाता है शोल्डर, और ऐसा होता है, यानी फ्रीज क्या होता है कि मूव नहीं करता। जैसा कि गर्दन के हवाले से बात की, इसी तरह शोल्डर के हवाले से है। उसमें ये उसकी कंडीशन देखें ऐसे होगी कि जब आप शर्ट चेंज करेंगे, पेशेंट आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब हम जब शर्ट चेंज करते हैं तो बाजू को जब पहनते हैं तो बाजू बिल्कुल मूव नहीं करता। देखिए, एक आम पर्सन बाजू को ऐसे मूव कर सकता है, लेकिन जो फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट होगा ना, उसका बाजू यहाँ तक भी आना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर फ्रीली मूव करना तो बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है, और बड़ी ही ये तकलीफ दे किस्म की कंडीशन होती है जो डेवलप कर जाती है। तो हल अल्लाह ताला ने शिफा जो है वो हर बीमारी की उतारी है, हर मर्ज की उतारी है। बात सिर्फ यही है कि उसको तलाश किया जाए और उसको फोकस किया जाए। तो नाजरीन, बजाय ये कि बात कंडीशन सर्जरी तक पहुंच जाए, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे ही प्रॉब्लम हुआ आप उसको फोकस करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद आपके साथ आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। बात कर रही हूँ स्टिफ नेक के हवाले से और फ्रोजन शोल्डर के हवाले से। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, ये फैसलाबाद से शाहिदा हैं जो जिनका क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि स्टिफ नेक को हम अवॉइड कर सकते हैं, यानी क्या ना करें तो हम इससे बच सकते हैं, कौन कौन से इक़दामात ऐसे हो सकते हैं, कौन सी गाइडलाइंस हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अपने पोस्चर्स को जो है वो आप ठीक रखिए। अगर आप कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं तो आप अपने शोल्डर्स को अलाइन रखिए, बिल्कुल सीधा सीधा बैठ के, जैसे इरेक्ट कंडीशन में बैठिए। लीनिंग कंडीशन नहीं होनी चाहिए, झुक के नहीं करना। स्टूपिंग शोल्डर्स जो हैं, झुके हुए जो कंधे होते हैं, वो पेन का बायस बनते हैं। ना सिर्फ वो गर्दन में पेन का बायस बनेंगे, बल्कि क्या होगा कि वो आपके शोल्डर्स को भी प्रॉब्लम में लेके आएंगे। इसके साथ ही साथ ये कंडीशन अगर डेवलप करती जाए तो ये आपके स्पाइन को भी डिस्टर्ब करती है और पेशेंट कमर दर्द का शिकार हो जाता है। स्टिफ नेक के हवाले से जो है गाइडलाइन दे रही हूँ, और ये बताती चलूँ आपको कि उल्टा लेटना जो है, स्टमक के ऊपर जो लेटना है जिसे कहा जाता है, उसके ऊपर भी जो है ना मसला बहुत ज़्यादा बन जाता है। उसकी वजह से तमाम स्ट्रेन जो है वो हमारी गर्दन पे आता है और तमाम मसल्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। वैसे भी हमारे दीन के हवाले से अगर बात की जाए तो उल्टा लेटने की ममानत है और ये कोई बेनिफिशियल नहीं होता, तो इस हवाले से अवॉइड करें कि उल्टा नहीं लेटें। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, वैसे भी कोशिश करें कि नहीं करें ऐसा। तीसरी चीज़ एक है कि हैबिचुअल होते हैं कुछ लोग कि जो पिलो होता है यानी तकिया, वो काफ़ी ऊंचा लेते हैं, जैसे एक तकिया लिया, दूसरा लिया, दो दो तकिए लेके सो रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है हमारे गर्दन की पोजीशन को ख़राब करती है और सर्वाइकल वर्टिब्रास को यानी कि प्रॉब्लम देती है, और इससे इसकी कंडीशंस जो हैं वो ख़राब होती हैं। तो इसको भी अवॉइड करना है, ये भी नहीं करना। हम मोस्टली देखते हैं कि हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं, यहाँ एक गाइडलाइन भी देती चलूँ कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, उनको हम ये कहते हैं कि आप पिलो जो है थोड़ा ऊंचा रखें ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो आपकी जा रही है ब्रेन की तरफ बहुत ज़्यादा और वो आपके ब्लड प्रेशर का बायस बन रही है, वो तंग नहीं करे। लेकिन अगर कोई हैबिचुअली यही काम कर रहा है तो बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जो गर्दन के मोहरों को ख़राब कर देते हैं और फिर पेशेंट जो है गर्दन के मोहरों का मरीज़ बन जाता है और स्टिफ नेक जो है वो मुस्तकिल होने लगती है, गर्दन में अकड़ाव रहता है, पेशेंट के लिए गर्दन मोड़नी भी मुश्किल हो जाती है। ये वो कंडीशंस हैं जिनको आपने अवॉइड करना है। इसके साथ ही साथ ओवर स्ट्रेन, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर आपको किसी चीज़ का बर्डन है, जैसा कि बर्डन फील करते हैं, या यूं कर लीजिए बर्डन इकट्ठा कर लेते हैं हमारे स्टूडेंट्स। वो क्या करते हैं कि असाइनमेंट्स अगर कोई मिली हुई हैं तो वो टाइम पे अगर नहीं कर पाते तो क्या होता है कि वो जब काम सारा इकट्ठा हो जाता है, या वो बच्चे जो होमवर्क अपना बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं और फिर वो जब बैठ के एक ही सीटिंग में करते हैं, या ऑफिस का वो काम जो आपने छोड़ा है या आपसे नहीं हो पाया, या बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वर्क आपके पास आ गया है, तो वो आप मुस्तकिल लैपटॉप पे बैठे हैं और मुस्तकिल काम कर रहे हैं, या आप कंप्यूटर पे बैठे हैं और मुस्तकिल काम किए जा रहे हैं, तो देन आपके जो शोल्डर्स हैं, आपकी जो नेक है,
वो डेफिनेटली मुतासिर होगी। तो इस चीज़ से बचिए, बल्कि काम के दौरान में कोशिश ये करें, आप कोई भी काम कर रहे हैं वहाँ पर आपने कोशिश ये करनी है कि थोड़ा सा रेस्ट देना है। यानी आपने अगर आधे घंटे का काम कर लिया है तो उसके लिए थोड़ा सा उठिए उस दौरान और मूवमेंट कीजिए, थोड़ा चलें फिरें और उसके बाद दोबारा आके बैठें। इस तरह से क्या होगा कि वो जो टेंशन आपके मसल्स में आनी है वो नहीं आएगी। ये वो कुछ टिप्स हैं कि अगर आप इनको फॉलो करें, ये गाइडलाइंस हैं कि इनको फॉलो करेंगे तो आप जो है इससे मुतासिर नहीं होंगे। वरना क्या होता है कि आप अवॉइड नहीं करते ना, तो फिर ये चीज़ सर दर्द का भी बायस होती है कि स्टिफनेस के साथ साथ रेडिएटिंग पेन्स होंगी और चूंकि नर्व्स इन्वॉल्व हैं तो आपके सर में भी दर्द होगी। यहाँ होम्योपैथी के हवाले से आपको गाइड करती चलूँ। क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब होम्योपैथी के हवाले से बात करते हैं कि जहाँ पर नर्व्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और कम्प्लेक्स यानी उनका पूरा नेटवर्क जो है इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। हाइपेरिकम वो मेडिसिन है जिससे बहुत सारे केसेस क्योर कर जाते हैं हमारे पेन के और इसी तरह से इंजरीज के, ट्रॉमा भी वजह बन जाती है, इंजरी भी एक वजह होती है जो स्टिफनेस की वजह बनती है। तो इन चीज़ों को आप देखें। और सबसे अहम तरीन बात जो आपको कहूँगी, दौर ऐसा चल रहा है कि हर बच्चा परेशान है और हर पर्सन जो है वो डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए अपने माशरे के तमाम अप्स एंड डाउन्स को देखते हुए मुतासिर हुए बिना नहीं रहता। तो यहाँ आपने देखना ये है कि उस स्ट्रेस को कैसे कवर करना है। गुड हेल्दी एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिजी कीजिए, जैसे कि प्लांटिंग है उसमें आ जाएं, यानी कि पौधों वगैरह का लगाना, उनको पानी देना। ये वो नेचुरल जो वे है जो रिलीफ करता है और रिलीज़ करता है आपकी टेंशन को। फितरत के जो नज़ारे हैं वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरह से 30 मिनट वॉक जो है वो डेली करनी चाहिए आपको, हल्के हल्के कदमों से चलना चाहिए। ये ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, बल्कि इससे क्या होता है कि आपकी वो टेंशन जो बहुत ज़्यादा मुस्तकिल कांस्टेंट आपको बनी होती है वो भी रिलीज़ कर जाती है। यहाँ हमने बात की स्टिफ नेक के हवाले से, उसकी एनाटमी के हवाले से बात की, पैथोफिजियोलॉजी आपसे डिस्कस की, उसके सिम्टम का बताया आपको, वजूहात के हवाले से भी बात हो गई। हमें ये पता होना चाहिए कि डायग्नोसिस इसका कैसे किया जा सकता है। देखिए, पेशेंट हमारे पास जब आता है तो बीइंग ए डॉक्टर हम क्या करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन से ही पता चल जाता है कि पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है। आप पेशेंट को कहते हैं क्योंकि उसकी रेंज ऑफ मोशन देखनी होती है आपने कि कितनी है, कितना मूव कर सकता है, कितना नहीं कर सकता, कहाँ पे आके, किस एंगल पे आके उसको प्रॉब्लम होती है, ये चीज़ हमने देखनी होती है। तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट को, अगर वो फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट है तो हम उसको कहेंगे कि आप अपने बाजू को उठाइए। अब वो बाजू जब उठाता है तो हमें पता चलता है कि किस हद तक वो उसे उठा पा रहा है और किस हद तक उसके लिए प्रॉब्लम बन रही है। जहाँ उसको प्रॉब्लम होती है वहाँ तक हम रोक देते हैं। और एक चीज़ आपको और बताती चलूँ, जब आप, चूँकि YouTube का दौर है, हर कोई जो है वहाँ से गाइडलाइन ले रहा होता है, तो जब आप कोई एक्सरसाइज देखते हैं या फिजियोथेरेपी देखते हैं इस हवाले से, तो याद रखिए कि कभी भी खुद से ये ना काम करें, क्योंकि होता ये है कि फौरी तौर पे जो है इस तरह का काम नहीं करना होता। ये जो एक्सरसाइज जो एज ए टिप मैंने आपको दी वो भी 5 टाइम से स्टार्ट करनी है आपने। 1 2 3 5 तक आप करके उसके बाद उसको आप नेक्स्ट टाइम बढ़ाएंगे, यानी एक दिन में इतनी ही करनी है। और जहाँ पर आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है वहीं तक आपने रोक देनी है। यानी ये नहीं करना कि ज़बरदस्ती दर्द है लेकिन उसको और मोड़ के देखेंगे उसको ज़्यादा हो जाए, वो जल्दी ठीक हो जाए, ऐसा नहीं करना। क्योंकि हमने टेंशन को जब तक रिलीज़ नहीं करना आपके मसल्स की, उस वक्त तक जो है मूवमेंट को और नहीं बढ़ाना, वरना वो प्रॉब्लम करेगी, रिजिडिटी आएगी, टेंडन्स वगैरह का जो है रप्चर हो सकता है, इस तरह की ब्रूजेस हो सकते हैं अंदर और मज़ीद कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। तो डायग्नोसिस के हवाले से एक तो हो गई ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन। सेकेंडली क्या होता है कि MRI करवाया जाता है, एक्सरेज करवाए जाते हैं और उनमें ये चीज़ सामने आ जाती है कि कौन सी नर्व डिस्टर्ब है या किस हद तक जो है इन्फ्लेमेशन मौजूद है। तो ये वो टिप्स हैं, वो गाइडलाइंस हैं जो आपको दे रही हूँ। अब हम बात कर लेते हैं फ्रोजन शोल्डर के हवाले से। तो फ्रोजन शोल्डर के हवाले से देखिए, फ्रीज हो जाना, किसी चीज़ का जैम हो जाना, रुक जाना, ये भी उससे मिलती जुलती बात है कि मूव ना कर सकना। जैसा कि मैंने बताया कि पेशेंट आता है और वो कहता है
बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो मैंने डील किए इस हवाले से, जो कि जिनका बाजू जो है वो मूव ही नहीं कर रहा था, और अगर करता है तो वो इतने से ज़्यादा उठा नहीं पाते हैं, और वो चीखें निकल जाती हैं पेशेंट की पेन की वजह से अगर उसका मूव करवाया जाता है बाजू। ये इतनी ज़्यादा यानी तकलीफ दे कंडीशन होती है कि अगर कोई फीमेल इस चीज़ का शिकार है तो अपने हाउस होल्ड जो काम है उसके वो नहीं कर पाएगी। जैसे कि किचन में पेशेंट्स आके बताती हैं कि वो खाना बनाते हुए अगर हिलाती हैं उसको तो वो नहीं कर पाती हैं, उनकी तमाम जो है वो बाजू मुतासर होता है, उनका शोल्डर काम नहीं कर रहा होता। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपने देखना ये है कि फ्रोजन शोल्डर ही है या कि रोटेटर कफ की इंजरी है। ये चीज़ भी जो है इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हमारा जो ये शोल्डर है ये 3 बोन से मिलकर बना होता है, और इसमें जो है हमारे शोल्डर ब्लेड है यानी स्कैपुला है, इसी तरह क्लेविकल है हमारी जो मिली होती है, हायोइड बोन होती हैं, ये 3 बोन्स हैं जो मिली होती हैं। और फिर इसके साथ क्या होता है कि जब ये मूव करते हैं, यानी इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया कि इसके साथ ना टिश्यूज़ होती हैं, उन्होंने सराउंड किया होता है इसको और कवरिंग दी होती है, और इस तरह से एक कैप्सूल बन रहा होता है शोल्डर जॉइंट के इर्द गिर्द। जब वो कैप्सूल यानी कि विद द टाइम बीइंग, जैसा कि एजिंग फैक्टर के साथ समटाइम होता है कि 40 से 60 साल की उम्र से जो है ना इसके दौरान में ये कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है, वैसे किसी टाइम भी हो सकती है। आजकल यंग पर्सन भी इसका शिकार होते हैं, ड्यू टू स्ट्रेस वो आते हैं और कहते हैं कि ये तो बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहा, ना तो गर्दन हरकत कर रही है ना तो बाजू हरकत कर रहे हैं, ये चीज़ होती है। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्टर्ब हो जाते हैं, थिकनेस आ जाती है वहाँ पर। जहाँ थिकनेस आएगी और अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में हमारे जो जहाँ जहाँ कैप्सूल्स हैं, जहाँ जैसे जॉइंट्स में हैं कैप्सूल्स होते हैं जो मूवमेंट में इजी होते हैं, और उसमें एक फ्लूइड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। जब उसमें यानी वो लुब्रिकेशन का काम करता है, वो मूवमेंट में आसानी करता है, जब वो रिलीज कर जाता है या वो रप्चर कर जाता है या वो यूँ कह लीजिए कि एजिंग फैक्टर के साथ ड्राई कर जाता है, तो उसमें क्या होता है कि फिर मूवमेंट करना मुश्किल हो जाता है। पेशेंट के लिए मूवमेंट करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि वो बाजू भी नहीं उठा सकता। अगर वो ये बताते किस तरह से हैं कि हम जब बाल बनाते हैं, कंघा करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं, उस दौरान में क्या होता है कि बाजू ऊपर नहीं उठाया जाता या उस दौरान में पेन बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक और गाइडिंग सिम्टम आपको देती चलूँ कि ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो जब रात को सोते हैं तो उनकी ये पेन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वो तमाम दिन, चूँकि काम किए बगैर तो रह नहीं सकता इंसान, तो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी ही होती हैं, वो कोई भी प्रोफेशन से रिलेटेड हो पर्सन या हाउस होल्ड वर्क हो। तो जहाँ पर ये प्रॉब्लम होता है कि तमाम दिन का काम करने के बाद ज़ाहिरी सी बात है अगर तकलीफ़ में है पेशेंट पहले से, तो वो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा पैनिक हो जाती हैं। वैसे भी तकलीफ़ का जो टाइम होता है ना वो रात को ज़्यादा हो जाता है, और अक्सर पेशेंट्स जो हैं वो रात को जाग के गुजारते हैं, ये चीज़ होती है। तो वहाँ पर ही आपको बताती चलूँ कि इसमें पोस्चर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल इसमें भी रखना होता है। जैसा कि अगर आप काम कर रहे हैं कोई, तो बहुत ज़्यादा झुक के नहीं करना, अपने आप को अलाइंड रखिए, अपने शोल्डर्स को बिल्कुल सीधा रखिए। इसके अलावा स्ट्रेस से बचना है। और फिर ये कि अब आपको बताती चलूँ कि इसकी स्टेजेस होती हैं कुछ। फ्रीजिंग शोल्डर जो है 70% फीमेल्स में देखने में आता है, फीमेल्स को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और उसकी वजह के हवाले से अगर बात की जाए कि ये फ्रोज़न शोल्डर क्यों हो जाता है, तो नाजरीन ये आज भी अननोन है, इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है। हाँ, एसोसिएटिव वजह हो सकती है, कॉजेज़ हो सकती हैं, जैसे किसी को अगर मेनिंजाइटिस हुआ या स्पाइनल डिसऑर्डर्स हैं या आर्थराइटिक पेन्स हैं, या यूँ कह लीजिए कि कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसा कि डायबिटिक पेशेंट्स में होता है कि उनकी इम्यून सिस्टम वीक होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि तमाम की तमाम जो कंडीशन है वो डिस्टर्ब होती है, तमाम सिस्टम्स अफेक्ट करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है, और सबसे बड़ी बात कि डीजेनरेशन आना शुरू हो जाती है उनके सेल्स में। अब वो सेल्स चाहे बोन्स के हों, चाहे वो हमारी बॉडी में बाकी सेल्स हों, उनमें ये प्रॉब्लम आती है। तो फिर ये कंडीशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखी। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके फ्रोजिंग हो जाते हैं शोल्डर्स, वो मूव ही नहीं कर पाते हैं, ये कंडीशन होती है।
यहाँ एक क्वेश्चन है जो यहाँ पर हमसे किया गया, उस वाले से आपको बताती चलूँ। ये सियालकोट से हैं मारिया, जो हमसे इन्होंने पूछा कि आम कंधे का जो दर्द है और फ्रोजन शोल्डर है ये एक ही चीज़ है। तो ये आपको बताती चलूँ कि एक चीज़ तो नहीं है। वो इसलिए कि कंधे का दर्द तो किसी भी वजह से हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने कंधे के सहारे पे अगर सो गए हैं तो वो पेन हो जाएगी, आपको सुबह उठेंगे कंधे में दर्द हो रहा होगा, तो ये फ्रोजन शोल्डर नहीं है बिल्कुल भी। इसी तरह से अगर ये कि आप यानी शॉवर लेके आए हैं और आप बिल्कुल रूम कूलर के सामने बैठ गए या एसी के सामने बैठ गए हैं और अपना काम कर रहे हैं और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आपने क्या किया, तो वो जो ठंडा गर्म आपके मसल्स हुए और उन्होंने इन्फ्लेमेशन हो गई उनके अंदर, तो आपकी बॉडी मूव करना मुश्किल हो गई और पेन ज़्यादा बढ़ गया, तो ये भी फ्रोजन शोल्डर नहीं है। ये भी एक आर्जी कंडीशन है, एक्यूट कंडीशन है, जो अभी आप अगर फौरी तौर पे मेडिसिन लेते हैं या डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, और अगर नहीं भी करते आप अपने तौर पे कोई, जैसा मैंने बताया कि घरेलू तौर पे उसे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, कोई मसाज लेते हैं या फिर ऐसा करते हैं कोई कहवा लेते हैं, तो उससे रिलीफ आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और आपकी ये कंडीशन डेवलप कर रही है, क्योंकि फ्रीजिंग शोल्डर जो है वो अचानक से कभी नहीं होता नाजरीन, ये 1 से 3 साल का अरसा लग जाता है। ये प्रोसेस है, ये आहिस्ता आहिस्ता डिजेनरेशन होती है, और इस तरह से जब डिजेनरेशन होती है तो ग्रेजुअल ये चीज़ बढ़ती जाती है। जहाँ फ्रोजन शोल्डर होगा वहाँ तकलीफ बढ़ती जाएगी, कभी भी कम नहीं होगी। इसकी स्टेजेस होती हैं जिसमें पता चलता है कि कौन सी कंडीशन में पेशेंट जो है वो फॉल कर रहा है। उस वाले से आपको गाइड करती चलूँ कि फ्रोजिंग शोल्डर में होता है कि एक तो फ्रीजिंग कंडीशन है, वहाँ बिल्कुल मूवमेंट जो है आपको बताया कि स्टिफनेस आ जाती है और मूवमेंट करनी मुश्किल हो जाती है। सेकंड जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि एडेसिव कंडीशन होती है और उसमें स्टिफनेस इंतहा की बढ़ जाती है लेकिन पेन उतनी नहीं होती। थर्ड कंडीशन होती है रिकवरी स्टेज, थ्वार्टिंग कंडीशन कहा जाता है इसको। उसमें ये होता है कि पेशेंट को लगता ये है कि जैसे ठीक होने लगा है, उसकी कंडीशंस बेटरमेंट की तरफ आती हैं, पेन भी बेहतर होने लगती है, वो थोड़ा थोड़ा मूव भी करने लगता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि ये ठीक नहीं हुआ होता, उसकी कंडीशन दोबारा से रिलैप्स कर जाती है। तो यहाँ आपको बताऊंगी कि कभी भी ऐसे कंडीशन में आप यानी इस तरह ना करें कि इलाज को दरमियान में छोड़ दें। जब तक आपको डॉक्टर नहीं कहता कि आप इसको ट्रीटमेंट को छोड़ दें तो तब तक आप अपने इलाज को कंटिन्यू करें। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस किया इस चीज़ का, तो पेशेंट क्या करते हैं कि वो आते हैं, अब वो थके हुए इतना होते हैं फ्रोजन शोल्डर के हवाले से, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स लेके, एलोपैथिक से बहुत सारे आते हैं। आपको पता है कि एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में इसका इलाज पेन मैनेजमेंट है और फिर उसमें इब्रोप्रोफिन दी जाती है, एस्प्रिन दी जाती हैं, पेन किलर्स दी जाती हैं कि जो रिड्यूस करती हैं इन्फ्लेमेशन को, एनसेड्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा मसाज थेरेपी दी जाती है या फिजियोथेरेपी रिकमेंड की जाती है। ये चीज़ें मैं भी रिकमेंड करती हूँ क्योंकि ये एसोसिएटिंग हेल्प एड्स हैं जो कि ज़रूरी होती हैं। और फिर इस तरह से क्या होता है कि 50% आपकी मेडिसिन वर्क कर रही होती है और 50% जो ये चीज़ें हैं काम करती हैं, तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन वहाँ क्योर नहीं है। एलोपैथिक से थके हुए लोग जब आते हैं होम्योपैथिक में तो वो चाहते हैं कि अभी चुटकी बजाते में आराम आ जाए। ऐसा नहीं होता हरगिज़ भी। लेकिन ये है कि आप अगर फौरी तौर पे आके होम्योपैथिक में ही आके इलाज करवाते हैं ना, तो बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो फौरी तौर पे जल्दी क्योर कर जाते हैं। वरना ये आपको बताती चलूँ नाज़रीन, 3 से 6 माह का अरसा लग जाता है इस ट्रीटमेंट को करवाते हुए, और बहुत ज़्यादा क्रॉनिसिटी अगर हो जाए तो फिर टाइम लग जाता है, लेकिन पेशेंट मुकम्मल क्योर कर जाता है। और यहाँ आपको बताती चलूँ कि फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से बात हो रही है, तो ये इसका भी डायग्नोसिस हमें पता होना चाहिए कि कैसे। तो डायग्नोसिस के हवाले से कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि MRI का आपको बताया कि वो करवाया जाता है। फिर इसके साथ ही साथ हम करवाते हैं एक्सरेज कि जिनमें पता चल जाता है कि कहाँ पर इन्फ्लेमेशन है और कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो ये टेस्ट हमारे हेल्पिंग एड होते हैं, इसको इस्तेमाल कर लेने में कोई हर्ज नहीं होता। ऑल्दो कि हम होम्योपैथिक में साइन एंड सिम्टम के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये रिकमेंड करूँगी कि टेस्ट भी जो हैं करवा लेने चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं होता।
और सिम्टम्स के हवाले से अगर बात की जाए, पेशेंट अगर बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा, तो यहाँ फिर आपसे बताते चलूँ कि हमारी रेस्टॉक्स जो मेडिसिन है बहुत अच्छा काम करती है, ब्राइनिया बहुत अच्छा काम करती है। समटाइम क्या होता है कि इस स्वेलिंग के साथ साथ रेडनेस भी आ रही होती है, तो वहाँ बेला भी बहुत अच्छा काम करती है हमारी मेडिसिन। और जहाँ बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही, कॉर्डिस पेरिनस हमारी एक मेडिसिन है, और उसको मदर टिंचर फॉर्म में जब हम देते हैं तो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। हाइपेरिकम और मैगफॉस को बहुत ज़्यादा जो है वो मैं रिकमेंड करती हूँ कि ऐसे केसेस के जहाँ पर नर्व प्लेक्सस शामिल हैं तो वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एंड पे जो है वो आपसे ये बात करती चलूँ कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत मैटर करता है हर हवाले से। तो ये जो प्रॉब्लम है स्पेशली जिसके हवाले से आज डिस्कस किया गया, तो यहाँ आपको बताती चलूँ कि हमारी जहाँ डाइट मैटर करती है, यानी डाइट के हवाले से यही बात कि आपको जैसा कि बताया कि जिंजर का इस्तेमाल रखिए, टर्मरिक का इस्तेमाल कीजिए, उसके साथ ही साथ आपका पोस्चर्स का ख्याल रखें, अपने ओवरवर्क्स का। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए और होपफुली आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी नेक्स्ट डिजीज़ के साथ फिर से आपके साथ होंगे। अल्लाह हाफिज़।